तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एपीओ एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 20 नवंबर 2022 को। तो इस वीडियो में हमने जो पिछले वीडियोस हैं उनमें हमने टोटल 55 क्वेश्चंस को रिव्यू कर लिया है। ठीक है, अभी इस सेशन में जो है हम इसका टॉपिक सी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है तो इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल सेक्शन के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डैश डैश एज स्टार्टअप्स शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ईएमडी, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसे फर्म्स जो कि स्टार्टअप्स के रूप में रिकॉग्नाइज किए गए हैं तो उनको ईएमडी, जो पेमेंट ऑफ ईएमडी है, उससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड जोनल रेलवे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज डिप। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, फर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज बाय डिप। ठीक है, तो डिप के द्वारा ऐसे फर्म्स जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ स्टार्टअप, तो उनको ईएमडी जो है नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, द वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ यूनिट इज पार्ट ऑफ विच प्लान हेड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लान हेड से क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो हेल्थ यूनिट का कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए कौन सा प्लान हेड सुटेबल रहेगा, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ एमिनिटीज़ और स्टाफ क्वार्टर और कस्टमर एमिनिटीज़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर। ओके, तो यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर बेसिकली प्लानेट नंबर 51 होता है। इसके अलावा प्लानेट 53 की बात करें अगर, तो दैट इज रिलेटेड टू पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़। ठीक है, प्लानेट 61 इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू और जो भी एसपीवी है, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट होता है वह प्लानेट 61 के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, फॉर ओपन टेंडर्स अप टू 1 करोड़ द नोटिस पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड टू डैश डैश डेज विद अ फाइनेंस कंकरेंस। ठीक है, तो जो भी ओपन टेंडर हो रहा है अप टू 1 करोड़ का, तो उसके लिए जो नोटिस पीरियड है उसको रिड्यूस करके कितना टाइम का कर दिया गया है, 25 डेज, 21 डेज, 14 डेज, 7 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज व्हाट 14 डेज। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट इज 14 डेज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर टेक्निकल एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स हैविंग अ मनी वैल्यू ऑफ 50 लाख। तो 50 लाख का या उससे ज़्यादा का जो मनी वैल्यू का वर्क स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए टेक्निकल एलिजिबिलिटी की क्या क्राइटेरियाज हैं, इसके बारे में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली इनके क्राइटेरियाज की बात करें अगर यहाँ पे, successful completion of at least one similar nature of work costing not less than 60% of the advertised tender during last 7 years, or successful completion of at least two similar nature of works costing not less than 40% of advertised tender value during last 7 years, successful completion of at least three similar nature of works costing not less than 30% of advertised tender वैल्यू ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर। देखिए यहाँ लास्ट 7 ईयर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट वन सिमिलर नेचर ऑफ वर्क्स को जो है जिसकी कॉस्ट जो है 60% ऑफ एडवर्टाइज टेंडर वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, उसको लास्ट 7 ईयर्स में वो करा हो उसको, है ना। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एनी ऑफ द इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअप्रोप्रिएशन इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ऑप्शन दिया है रेवेन्यू टू कैपिटल और वाइस वर्सा, अमोंग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, वन सब हेड टू अनदर सब हेड विद इन द डिमांड, वोटेड टू चार्ज और वाइस वर्सा।
ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो है रेवेन्यू टू कैपिटल और वाइस वर्सा इसमें अलाउड नहीं होता। एमंग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में अलाउड नहीं होता। हाँ, वन सब हेड टू अनदर सब हेड विद इन डिमांड जो है यह अलाउड है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट इज रिप्रोप्रिएशन इज अलाउड फॉर वन सब हेड टू अनदर सब हेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोटेड टू चार्ज और चार्ज टू वोटेड में भी अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट है फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स एम एफ एफ एम ई आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द मंथ। ठीक है, तो फाइनल मॉडिफिकेशन जो है जनरली कब होता है, तो अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज, वैसे तो अभी क्योंकि ये पुरानी पैटर्न पर क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ठीक है, इसका आंसर जो होगा दैट इज अभी जो है जनवरी महीने में ही इसको फाइनल मॉडिफिकेशन कर लिया जाता है। इसका आंसर यहाँ पे फरवरी मार्च होगा। ठीक है, एज पर जो पुराना पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि 1 फरवरी को तो बजट ही आ जाता है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर अभी एट प्रेजेंट फरवरी मार्च होगा, क्योंकि पुराने पैटर्न पर जो है। लेकिन व्हाट डज अनेक्सर वन ऑफ एमएसओपी कंटेन, एमएसओपी के अनेक्सर वन में क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। एमएसओपी का जो अनेक्सर वन है उसमें उसके अंदर क्या है, टोटल 3 अनेक्सर्स हैं। ठीक है, सॉरी 2 अनेक्सर्स हैं टोटल। ठीक है, तो और टोटल ए टू जी तक पार्ट हैं इसके। पार्ट ए में जो है तो वर्क्स मैटर है, पार्ट बी मेडिकल मैटर्स है, पार्ट सी मिसलिनियस मैटर्स है, पार्ट डी स्टोर मैटर्स है, पार्ट ई कॉमर्शियल मैटर्स है, पार्ट एफ इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स है, पार्ट जी सिक्योरिटी मैटर्स है। ठीक है, तो ए टू जी तक के टोटल ये जो है डिफरेंट वर्क्स मैटर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 अनेक्सर्स हैं। ठीक है, तो अनेक्सर्स वन है दैट इज रिगार्डिंग डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू जीएम। ठीक है, और इसके अलावा अनेक्सर 2 की अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड का ये लेटर दिया हुआ है रिगार्डिंग डेलीगेशन ऑफ पावर टू जीएम एंड डीआरएम। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव पावर्स ऑफ जीएम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एमएसओपी का जो एनेक्सर 1 है उसके अंदर नेगेटिव पावर्स ऑफ जीएम है। ठीक है, जो महाप्रबंधक की नकारात्मक शक्तियां हैं उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिप्लाई टू ड्राफ्ट पैरा मस्ट बी सेंट अंडर द पर्सनल सिग्नेचर ऑफ। तो बेसिकली जो रिप्लाई ऑफ ड्राफ्ट पैरा है दैट मस्ट बी सेंट टू अंडर द पर्सनल सिग्नेचर ऑफ जीएम। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द टोटल वैल्यू ऑफ रेलवे एसेट्स इज रिफ्लेक्टेड इन विच अकाउंट्स स्टेटमेंट। तो रेलवे का जो एसेट है वह रेलवे के कौन से अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्टेड होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, ब्लॉक अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज ब्लॉक अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज अ ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, जो टोटल वैल्यू ऑफ रेलवे एसेट्स है वह रेलवे के ब्लॉक अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं इन रेलवेज ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू जेवी दैट इज जर्नल वाउचर, CO7, MCR मिसलिनियस कैश रिसीट्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज जर्नल वाउचर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जर्नल वाउचर। So, all the transactions which do not involve the actual receipt or disbursement of cash should be recorded in the journal. That is form number A307. ठीक है, each entry in the journal should be supported by a journal slip or voucher form number A308 that is duly signed by an account officer. ठीक है, तो इस तरह से जर्नल वाउचर जितने भी अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो जर्नल वाउचर के थ्रू जो है तो किए जाते हैं। ठीक है, एडजस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे
व्हाट शुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट कंटेन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट जो होता है, इट हैज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट एंड जस्टिफिकेशन फॉर द वर्क, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिकेशन, जितना भी वर्क का स्पेसिफिकेशन होता है एंड स्कोप होता है, वो स्कोप ऑफ द वर्क होता है, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, और उसके लिए धन की आवश्यकता कितनी होगी, वो सब चीज़ें जो है तो एक एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट के अंदर होती हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। Which of the following is generated by a competent authority after a thorough examination of its necessity, utility and financial prospects? ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा क्या चीज़ ग्रांट किया जाता है आफ्टर थॉरो इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, उसकी उपयोगिता, ठीक है, और उसकी आवश्यकता और उसकी वित्तीय संभावनाओं की गहन जांच करने के पश्चात। तो दैट इज व्हाट फाइनेंस कंकरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जस्टिफिकेशन और ब्रीफिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ग्रांट ग्रांट ठीक है, ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसको ग्रांट किया गया है, ठीक है, आफ्टर थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ इट्स नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता, उसकी उपयोगिता और उसकी वित्तीय संभावनाओं को लेके, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। डैश डैश कैन बी अवॉर्डेड इन स्पेशल सिचुएशंस सच एज एक्सीडेंट्स, ब्रीचेस involving dislocation of traffic, works of specialist nature to be personally approved by GM with the concurrence of finance, limited tender, open tender, approved tender, single tender, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंगल टेंडर। ओके, सो सिंगल टेंडर कैन बी अवॉर्डेड इन ए स्पेशल सिचुएशंस, कोई स्पेशल सिचुएशंस हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ब्रीचेस हो गया, कोई भी जिसके कारण डिसलोकेशन और ट्रैफिक हो रहा है, वर्क्स ऑफ स्पेशल नेचर का है, तो सिंगल टेंडर आएगा यहाँ पे। दैट इज पर्सनली अप्रूव्ड बाय जीएम विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। डिस्प्यूट्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द रेलवे इन अ कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स मे बी रेफर टू निगोशिएशंस, आर्बिट्रेशंस, ज्वाइंट मीटिंग, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आर्बिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज अ रूल द मेजरमेंट ऑफ अ ballast supplied by the contractor is measured in weightage by mt, stacks by cubic meter, or along the track by linear meters as built by the contractor, ठीक है। तो दैट इज stacks by cubic meter, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The object of dash dash is to compare the cost of work actually constructed with those provided in the last sanction estimate, stock taking estimate, completion report, revised estimate, ठीक है। तो that will be the completion report, okay, so option number 3 is the right answer. Next है question number 17, that is a two packet tendering system of open tendering is mandatory for works costing equal or more than 5 crore, 10 crore, 20 crore, none of the above. सो टू पैकेट टेंडरिंग सिस्टम होता है उसमें, जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस या एक तरह से कैपेबिलिटीज़ को शामिल किया जाता है इस केस में। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 10 करोड़। तो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का टेंडर है, अगर ओपन टेंडर है, तो इस केस में टू पैकेट टेंडरिंग सिस्टम को अपनाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट इज कैरीड आउट बाई, इंटरनल ऑडिट इज कैरीड आउट बाई एग्जीक्यूटिव्स, अकाउंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इट इज़ डन बाय अकाउंट्स एंड एग्जीक्यूटिव, ओके। सो इंटरनल ऑडिट इज कैरीड आउट बाय अकाउंट्स एंड एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द एनुअल बजट इज टू बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट इन विच फॉर्म,
तो एनुअल बजट जो होता है पार्लियामेंट को किस फॉर्म में सबमिट किया जाता है? मेजर हेड्स, सब मेजर हेड्स, डिमांड फॉर ग्रांट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से दैट इज़ डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, तो बेसिकली हम पार्लियामेंट से जो भी फंड इशू होता है वह किस फॉर्म में होता है? डिमांड फॉर ग्रांट्स। पार्लियामेंट अगर अप्रूवल करता है तो वो उसी पर जो है तो ग्रांट्स हमको उपलब्ध होता है। हम जैसे मतलब जितने भी मैटर्स होते हैं हम उनको डिमांड के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम बात करें अगर तो रेलवे के लिए जो हमने डिमांड्स है तो उसका डिमांड्स नंबर 85 है। जैसे इस बजट में अगर हम बात करें तो डिमांड्स, तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सबके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिमांड्स होती हैं एज़ पर द कितने क्लासेस में वो मिनिस्ट्री या कितना बड़ा रोल है उसका। ठीक है, तो जैसे रेलवेज़ के लिए अगर हम बात करें तो डिमांड नंबर 85 है। ठीक है, उस डिमांड नंबर 85 के अंदर जितना भी हमारा फंड का एलोकेशन है, ठीक है, 1.24 लाख करोड़, तो वो सब जो है वो एज पर डिमांड फॉर ग्रांट हमको पार्लियामेंट द्वारा इशू हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द सीलिंग लिमिट फॉर ईच आउट ऑफ टर्न वर्क सैंक्शन बाय जीएम? तो सीलिंग लिमिट फॉर ईच आउट ऑफ टर्न वर्क सैंक्शन बाय जीएम इज़ 2.5 करोड़। ठीक है, सो 2.5 करोड़ तक का जो वर्क सैंक्शन है उसका सीलिंग लिमिट है। इसके बाद जो है वह रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट इज ए चेक ऑफ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट के अंदर जो है वह किस चीज़ का चेक किया जाता है? सैंक्शंस, कैलकुलेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा सैंक्शंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट इज चेक ऑफ सैंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट? अकाउंट डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं है। बजट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल एडवाइस, इंटरनल चेक, अकाउंट कीपिंग। तो अकाउंट कीपिंग, इंटरनल चेक, फाइनेंस एडवाइस और बजट प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बजट प्रिपरेशन। ठीक है, यह अकाउंट डिपार्टमेंट का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, व्हेन लैंड इज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट देन द वैल्यू ऑफ दैट लैंड विल बी टेकन एज। तो अगर लैंड को एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ है तो उस की जो वैल्यू होगी, ठीक है, दैट विल बी टेकन एज 1 रुपीज़, मार्केट वैल्यू, रजिस्ट्रेशन वैल्यू, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ 1 रुपी। एक बार प्लीज़ इसका आंसर आप रिव्यू करिएगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट 1 रुपीज़, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। 1 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन वैल्यूज़, ये इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज़ गो थ्रू होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, प्रिपेयर द एनुअल बजट, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, एलोकेट फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 of the constitutions, that is mainly to give its recommendation on distribution of tax revenues between the union and the states and amongst the state themselves। ठीक है, तो एट प्रेजेंट टाइम की बात करें अगर तो मोस्ट रिसेंट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017, दैट इज चेयर्ड बाय एन के सिंह, अ फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आया था, ठीक है, दैट वाज द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के तहत आया था। ठीक है, और 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके चेयरमैन थे के.सी. नियोगी। ठीक है, अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन के सिंह, और इसका जो ड्यूरेशन है वह 2020 से 2025 तक रहेगा। ठीक है, इसके पहले वाला जो फाइनेंस कमीशन था दैट इज 14th कमीशन, दैट वाज हेडेड बाय प्रोफेसर वाई.वी. रेड्डी, जो कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे।
सबसे पहली बात, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है तो एक रिकमेंडेशंस देता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको एक तरह से इस क्वेश्चंस के लिए जो है ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे। ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि यह क्या करता है। इसका जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ टू इवेलुएट द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन देम, ठीक है। तो इस बात पर जो है इसका मेन काम जो है गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना है कि इतना जो है आप शेयरिंग करो, ठीक है। सो अभी जितना भी जीएसटी का कलेक्शन होता है, ठीक है, जो भी जीएसटी का कलेक्शन हुआ तो उसमें एक तरह से सेंटर का शेयर और स्टेट का शेयर किसको कितना शेयर मिलेगा, ठीक है, उन सब के बारे में जो है तो एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। दैट इज apportionment of earnings on Indian Railway is done based on distance by whom? राइट्स ईच जोनल रेलवेज क्रिस और रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग्स ऑन इंडियन रेलवेज डन बेस्ड ऑन डिस्टेंस बाय होम, सो इट इज डन बाय अ क्रिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन ए दिया हुआ है। Community wise reservation in recruitment for SC, ST and OBC candidates is horizontal reservation, and reservation of 10% post for economically weaker section is also a form of horizontal reservation. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। So basically, the reservation for SC, ST and other backward classes that is OBC is referred to as vertical reservation, ठीक है। तो SC, ST, OBC के लिए जो रिजर्वेशन है उसको हम वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं, एंड इट अप्लाइज सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स दैट स्पेसिफाइड अंडर लॉ, ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, ठीक है। जो संविधान में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वह रेफर करता है फॉर कंप्लीट वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, जो कि SC, ST, OBC को दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिकली रेफर्स द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड टू अदर कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो जैसे हमारे वुमेन हो गए या फिर जितने भी एक्स सर्विसमैन हो गए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हो गई, ठीक है, या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले हो गए, ठीक है, जो कि वर्टिकल कैटेगरीज से अलग हैं, तो उनके लिए जो है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है, तो उसके तहत जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया हुआ है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कोटा इज़ अप्लाइड सेपरेटली, ठीक है, एंड वर्टिकल कोटा इज़ अप्लाइड सेपरेटली, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, so EWS is also a vertical reservation, okay, so both A and B are incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRMS। तो काफ़ी चर्चा में है इस समय IRMS। तो दिस इज अ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो रेलवेज़ के अंदर जितनी भी 8 सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको मर्ज करके एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाया गया है, ठीक है, इसी को IRMS बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। व्हाट आर ब्रांच लाइंस अकॉर्डिंग टू रेलवे टर्मिनोलॉजी। तो ब्रांच लाइंस क्या हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ऑल द लाइंस दैट ज्वाइन द मेन लाइन एट वन एंड इज कॉल्ड द ब्रांच लाइंस, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है ऑप्शन ए एंड बी दिया हुआ है। द चिल्ड्रन ऑफ सेकेंड वाइफ ऑफ अ डिसीज रेलवे एम्प्लॉय कैन आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर कंपैशनेट अमाउंट अपॉइंटमेंट इवन व्हेन द फर्स्ट वाइफ इज अलाइव।
नेक्स्ट है द compassionate अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी डिनाइड टू द डिपेंडेंट ऑफ अ compassionate ग्राउंड अपॉइंटी हु डाइज वाइल अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है। तो सेकेंड वाइफ का जो चिल्ड्रन है, फर्स्ट वाइफ है लाइफ है अलाइव है, लेकिन सेकेंड वाइफ से जो चिल्ड्रन है, जो डिसीज रेलवे एम्प्लॉयज़ है, उसको भी क्या है, कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट मिल सकता है। ठीक है। और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो होता है, इसके लिए डिनाई नहीं किया जा सकता टू द डिपेंडेंट ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटी जो कि अंडरगोइंग ट्रेनिंग डेथ हो गई है जिसकी। ठीक है। तो उसको भी जो है तो कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In spite of which of the following penalties or situations can a railway servant be promoted as per his or her turn? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकवरी फ्रॉम पे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा जा रहा है। एज पर 7 CPC HRA एडमिसिबल टू रेलवे स्टाफ इन मुंबई एंड बेंगलुरु इज। तो एज पर 7 CPC जो मुंबई और बेंगलुरु के लिए HRA है, तो वह कितना है, 24%। ठीक है, इनिशियल। तो ठीक है, इनिशियल HRA जो है 24%। और एट प्रेजेंट अगर बात करें, क्योंकि 9% और 18% और 27% हो गया है, तो इस केस में अभी अभी एट प्रेजेंट अगर करंट की बात करें, तो करंट के हिसाब से आंसर जो है वह 27% होना चाहिए। ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो आंसर है 27% राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, अभी DA जैसे ही 50% क्रॉस करेगा, दैट आंसर विल बी चेंज एंड इट विल बी 30%। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ continuous लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट। 24 month, 36 month, 60 month and none of the above. So maximum amount of continuous leave that can be a 5 year. So 60 month is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अ रेलवे स्पोर्ट्समैन मे बी प्रमोटेड आउट ऑफ टर्न टू ऑफिसर ग्रेड इफ। ऑप्शन ए दिया है ही और सी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एटलीस्ट वंस इन द ओलंपिक्स एंड वन अ मेडल एट अ कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। He or she has represented India at least twice in the Olympic and also has been awarded the Arjuna Award or Dhyan Chandra erstwhile Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. So only A is correct, B is correct, both A and B are correct and both A and B are incorrect. So इसका आंसर होगा both A and B are correct. ठीक है। अगर कोई ओलंपिक में जो है रिप्रेजेंट करता है और मेडल जीतता है कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में, तो उसको, और दूसरा जैसे कोई भी कम से कम जो है तो 2 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, और अर्जुना अवार्ड या ध्यान चंद्रा अवार्ड अगर जीतता है, तो खेल रत्न अवार्ड जीतता है, तो उसको जो है तो ऑफिसर ग्रेड्स में प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ डिसेबिलिटी prescribed medically for a candidate to be included in the category of person with benchmark disability, that is visual impairment। 25%, 35%, 40%, 50%। तो 40% इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 और ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जो है सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है। डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ बिकमिंग परमानेंटली डिसेबल्ड और क्रिपल्ड इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, और ओके, सो डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए या क्रिपल्ड हो जाए इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, सो इस केस में जो है तो उसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा।
और डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ डाइंग इन द रेलवे एक्सीडेंट वाइल नॉट ऑन ड्यूटी, गलत है। डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ हु आर मेडिकली इनकेपेबल इनकेपेसिटेट पार्शली, ये भी नहीं है। डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ हु आर मेडिकली डिकेटेगराइज, बिल्कुल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट आंसर लगेगा इसका। इस तरह से हमने टोटल 35 क्वेश्चंस को विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट किए और रैपिड फायर तरीके से कंप्लीट किए। वीडियो अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आराम से देख सकते हैं, जैसा भी आपका दिल करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।